Hey students, welcome back to BBA Simplified by Dr. Vinky Sharma. आज हम स्टार्ट करेंगे मैराथन क्लास ऑन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। MIS का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जो ऑर्गेनाइजेशन को राइट टाइम पर राइट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ताकि मैनेजर्स बेटर डिसीजन ले सके। हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 के साथ। आपको इतना बस पता होना चाहिए कि MIS सिर्फ कंप्यूटर नहीं होता बल्कि ये पीपल, प्रोसेस और टेक्नोलॉजी इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। इस स्टेटमेंट को याद रख के ही हमें आगे का पूरा सिलेबस कवर करना है। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे व्हाट इज द मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ MIS। We will study about definitions of MIS, evolution of MIS and MIS as an integrated system. Let's begin with concepts and definition of MIS. मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिफाइन करते हुए हम ये कहते हैं कि मैनेजमेंट एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो डेटा कलेक्शन करता है, उसको प्रोसेस करता है और मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जनरेट करता है जो फर्दर प्लानिंग, कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। तो सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि MIS मैनेजर्स के लिए डिसीजन लेने का एक टूल है। फॉर एग्जांपल जो सेल्स रिपोर्ट है, ठीक है, सेल्स रिपोर्ट जो डेली बेसिस पर मैनेजर को मिलती है, ये MIS के ही आउटपुट होते हैं, राइट? ऐसे ही हम और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं ऑन MIS। What is the role of MIS in the organization? MIS ऑर्गेनाइजेशन में अगेन मल्टीपल रोल्स प्ले करता है। जैसे प्लानिंग में हेल्प करता है, किसके लिए? फ्यूचर फोरकास्टिंग के लिए। फिर उसके बाद कंट्रोलिंग में हेल्प करता है जिससे कि हम परफॉर्मेंस मॉनिटर कर सकें। कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करता है। डिपार्टमेंट के बीच में जितने भी कोऑर्डिनेशंस होते हैं उनको फैसिलिटेट करता है। देन डिसीजन मेकिंग को और ज़्यादा फास्ट और एक्यूरेट बनाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि MIS को ऑर्गेनाइजेशन का बैकबोन कहा जाता है, राइट? सो द मेजर रोल ऑफ MIS in the organization is as a backbone of the organization. प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट प्रोसेस के हमारे 5 मेजर स्टेप्स होते हैं। प्लानिंग, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि क्या और कैसे करना है। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजिंग, जिसमें हम देखते हैं कि रिसोर्सेज को कैसे अरेंज करना है। देन स्टाफिंग, जो हमें बताता है कि हमें राइट पीपल को हायर करना है। डायरेक्टिंग टॉक्स अबाउट एम्प्लॉयज को गाइड करना एंड कंट्रोलिंग इज परफॉर्मेंस को चेक करना। तो MIS हमारा हर स्टेप पर मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन सपोर्ट देता है। टूल के ऊपर आ जाते हैं। MIS एज अ टूल फॉर मैनेजमेंट प्रोसेस। MIS मैनेजमेंट प्रोसेस का अगेन एक बहुत ही पावरफुल टूल है। जैसे कि हम प्लानिंग से शुरुआत करते हैं, तो प्लानिंग के लिए हमें पास्ट डेटा मिलता है और फोरकास्टिंग करने में हेल्प होती है। ऑर्गेनाइजिंग की बात हम करते हैं, तो ऑर्गेनाइजिंग के लिए हमें रिसोर्सेस की इंफॉर्मेशन MIS के थ्रू मिलती है। कंट्रोलिंग के लिए हमें इसका जो वेरिएंस रिपोर्ट होता है वो मिलता है, जिससे हमें पता लगता है कि हमने जो प्लान किया था उससे हमारा एक्शन जो है वो कितना वेरी किया है। तो वेरिएंस रिपोर्ट के थ्रू ही हम करेक्टिव मेजर्स लेते हैं। देन डिसीजन मेकिंग के लिए भी हमें ये समराइज्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और अल्टीमेटली हमारा MIS हमारा कम्युनिकेशन इम्प्रूव करता है। सो विदाउट MIS मैनेजमेंट डिसीजंस जो है वो गैस वर्क ही बन के रह जाते हैं। बट अगर हमारे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन सिस्टम है तो हम सारी डेटा को एक्सेस करके अपने आगे के एक्शंस को प्लान कर सकते हैं। इम्पैक्ट क्या है MIS का? ऑर्गेनाइजेशन पर काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है MIS का। कैसे? जैसे कि ये हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, उसको इम्प्रूव करता है, हमारी डिसीजन क्वालिटी को इन्हांस करता है, हमारा ऑपरेशनल कॉस्ट को रिड्यूस करता है, टाइम और कॉस्ट दोनों को सेव करता है और फर्दर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी बन जाता है। तो आज के इस डिजिटल एरा में
बिना एमआईएस के बिजनेस में सर्वाइव करना एक्चुअली बहुत बहुत मुश्किल है। एमआईएस एंड कंप्यूटर्स, जहां से हमने शुरुआत करी थी। एक मिथ है कि एमआईएस का मतलब सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर से ही जुड़ा हुआ है, बट ऐसा नहीं है। बट कंप्यूटर्स का रोल ऑफ कोर्स एमआईएस में है। कंप्यूटर्स एमआईएस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, लेकिन एमआईएस सिर्फ कंप्यूटर नहीं होता है। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर। तो कंप्यूटर कैसे हेल्प करता है हमें? हमें फास्ट डेटा प्रोसेसिंग करने में हेल्प करता है, लार्ज डेटा स्टोरेज करने में हमें हेल्प करता है, उस डेटा को रिट्रीव करने में हमें हेल्प करता है, और एक्यूरेट कैलकुलेशंस भी हम इसके थ्रू कर सकते हैं। सो कंप्यूटर एमआईएस का एक्चुअली एक हार्ट है, लेकिन ब्रेन जो है वो स्टिल हमारा ह्यूमन मैनेजर ही होता है, राइट? एमआईएस एंड द यूजर्स। अब एमआईएस का जो सक्सेस है वो एक्चुअली ओवरऑल डिपेंड करता है उसके यूजर्स के ऊपर। यूजर्स का क्या मतलब होता है? कौन यूजर्स होते हैं एमआईएस के? मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव्स, डिसीजन मेकर्स, ये सब हमारे एमआईएस को यूज करते हैं। अगर एमआईएस हमारा यूजर फ्रेंडली है, तो हमारा जो ट्रेनिंग है उसमें हमें आसानी रहती है। और अगर हमारा एमआईएस यूजर फ्रेंडली नहीं होगा या यूजर्स हमारे ट्रेंड नहीं होंगे, तो जो बेस्ट एमआईएस भी अगर कोई कंपनी रखती है, वो भी फेल हो सकता है। आईएमएस इन ऑर्डर टू सपोर्ट टू द मैनेजमेंट। अब आईएमएस क्या है? आईएमएस है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। जो ऑर्गेनाइजेशंस के सारे डिपार्टमेंट्स को का जो डेटा है उसको इंटीग्रेट करता है, उसको एक साथ कंबाइन करके, इकट्ठा करके अपने पास रखता है। जैसे हमारे पास सेल्स का डेटा हो गया, एचआर का डेटा हो गया, फाइनेंस का डेटा हो गया, प्रोडक्शंस का डेटा हो गया, इन सब का डेटा जब एक जगह पे आ जाता है तो उसको हम इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। जैसे टॉप मैनेजमेंट को जो है एक ओवरऑल पिक्चर मिल जाती है जब हम इंटीग्रेटेड डेटा हमारे पास आता है तो। ईआरपी सिस्टम इसका एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल है। इसमें हमारा ईआरपी सिस्टम एक पॉपुलर आईएमएस का ही एग्जाम्पल है। तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट को बहुत बहुत हेल्प करता है। दिस इज वेयर वी फिनिश आवर यूनिट 1। एक बार समरी देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर करे हैं। हमने एमआईएस के कॉन्सेप्ट और डेफिनेशंस को पढ़ा, देन वी टॉक्ड अबाउट द रोल ऑफ एमआईएस। इसका हमने प्रोसेस देखा कि इसके अंदर 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। एमआईएस एज अ मैनेजमेंट टूल, द इम्पैक्ट ऑफ एमआईएस, एमआईएस और कंप्यूटर्स का क्या रोल है, एमआईएस और यूजर्स की क्या इंपॉर्टेंस है, और आईएमएस एज अ मैनेजमेंट सपोर्ट क्या होता है। ये यूनिट हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर्स दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम चलते हैं यूनिट 2 के ऊपर। दिस यूनिट 2 इज अबाउट प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। इस यूनिट में हम देखेंगे कि प्लानिंग क्या होती है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का क्या रोल है, और एमआईएस का डिसीजन मेकिंग में क्या कंट्रीब्यूशन होता है। अगेन ये यूनिट भी हमारे एग्जाम में लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट प्लानिंग फर्स्ट। कॉर्पोरेट प्लानिंग का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म गोल्स को डिफाइन करना। ठीक है। तो यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन कर रहे हैं, और डिफाइन करने के बाद उन्हें अचीव करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग करना इज नथिंग बट कॉर्पोरेट प्लानिंग। इसमें ऑर्गेनाइजेशंस क्या डिसाइड करती है? वो ये डिसाइड करती है कि हमें करना क्या है, हमें कैसे करना है, कब करना है, और कितने रिसोर्सेज हमें चाहिए होंगे उस काम को करने के लिए। एंड सो वी टॉक अबाउट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एज वेल। जैसे अगर रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का अगर हम 5 ईयर एक्सपेंशन प्लान की बात करते हैं, तो वो हमारा एक कॉर्पोरेट प्लानिंग का बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो जाता है। नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या होती है? स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कॉर्पोरेट प्लानिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसमें ऑर्गेनाइजेशंस अपने विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करती है, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एनालिसिस भी करती है। ठीक है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का जो फोकस होता है वो फ्यूचर चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज पे होता है। जैसे आईटी कंपनीज जो हैं वो क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ शिफ्ट कर रही हैं, और ये क्या है? ये स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का ही रिजल्ट है, तभी वो इतनी आसानी से शिफ्ट कर पा रही हैं।
देन इज टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज, कौन कौन से तरीके की स्ट्रैटेजीज होती हैं? मेजरली 3 टाइप में डिवाइड किया जाता है इन स्ट्रैटेजीज को। फर्स्ट इज कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, जिसका मतलब होता है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनती है। फिर होती है बिजनेस स्ट्रैटेजी, एक पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट के लिए बनाई जाती है। एंड नेक्स्ट इज फंक्शनल स्ट्रैटेजी, ये हमारे डिपार्टमेंट्स या डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाई जाती है, जैसे एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस, इन सब डिपार्टमेंट के लिए हम फंक्शनल स्ट्रैटेजीज के ऊपर काम करते हैं। जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट का क्या हो गया, उसमें हमने डिजिटल प्रमोशन प्लान बना दिया या डिसाइड किया, तो ये हमारा एक फंक्शनल स्ट्रैटेजी का एग्जाम्पल हो जाता है। देन इज टूल्स ऑफ प्लानिंग, क्या क्या टूल्स होते हैं हमारे प्लानिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए? कुछ टूल्स को यूज किया जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, इनके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम्स में आए हैं, इसलिए इन टूल्स को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना। फर्स्ट टूल इज स्वॉट एनालिसिस, इसकी क्या फुल फॉर्म होती है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। हम इन चारों चीजों का जब एनालिसिस करते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या थ्रेट्स हैं, और इस एनालिसिस के बेसिस पे हम फर्दर अपनी स्ट्रैटेजीज या प्लान्स डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट एनालिसिस होता है हमारा पेस्ट एनालिसिस। पेस्ट एनालिसिस का क्या फुल फॉर्म होता है? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। ये सारे फैक्टर्स हमारे एनवायरनमेंट से एसोसिएटेड हैं और इन इन एनवायरमेंटल फैक्टर्स का एनालिसिस करने के बाद भी हम डिटरमाइन करते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन आगे किस डायरेक्शन में जाएगी। देन इज फोरकास्टिंग टेक्निक्स, बहुत सारी फोरकास्टिंग टेक्निक्स होती हैं, जैसे फ्यूचर डिमांड, जिससे हम अपने फ्यूचर डिमांड का एस्टिमेशंस लगाते हैं। एंड देन इज बजटिंग। बजटिंग के अंदर क्या होता है कि हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग ही एक्चुअली बेस बनता है हमारे ओवरऑल ग्रोथ या डायरेक्शन ऑफ बिजनेस का। ये जो हमारे टूल्स हैं ये प्लानिंग को बहुत ज्यादा साइंटिफिक और सिस्टमैटिक भी बनाते हैं। नेक्स्ट वी हैव एमआईएस एंड बिजनेस प्लानिंग। एमआईएस जो है वो हमारे बिजनेस प्लानिंग को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है, क्योंकि एमआईएस हमें एक एक्यूरेट और टाइमली डेटा प्रोवाइड करता है, और जब हमारे पास डेटा अवेलेबल है, टाइमली डेटा अवेलेबल है, तो हमारी जो प्लानिंग है वो नेचुरली स्ट्रॉन्ग हो जाती है। कौन कौन से डेटाज हमें चाहिए होते हैं? जो हमारी ये डेटा बेस्ड प्लानिंग की हम बात कर रहे हैं, हमें मार्केट का डेटा चाहिए, सेल्स ट्रेंड्स चाहिए, कॉस्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स चाहिए। ये सारे डेटाज हमें प्रोवाइड होते हैं एमआईएस के थ्रू। जैसे सेल्स जो है वो एमआईएस रिपोर्ट के बेसिस पर कंपनी नेक्स्ट क्वार्टर के टारगेट सेट करती है, तो हम ये सारी चीजें एमआईएस के थ्रू अपनी प्लानिंग में इंक्लूड कर पाते हैं। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट। डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हमारे पास कितने अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स हैं और उसमें से क्या बेस्ट ऑप्शन है जो हमें चूज करना है। दैट इज द मीनिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग। हर मैनेजर जो है वो डेली बेसिस पर डिसीजन लेता है, छोटे भी और बड़े भी। जैसे इन्वेंट्री रीऑर्डर करना एक रूटीन डिसीजन है, राइट? तो हमें डिसीजन मेकिंग का मीनिंग और इम्पोर्टेंस बहुत अच्छे से इसके अंदर लिख के आना है एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स एंड टूल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग? डिसीजन मेकिंग के जो मेजर मेथड्स होते हैं उसमें सबसे पहला आता है रैशनल डिसीजन मेकिंग। रैशनल डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है जब हम कोई भी डिसीजन लॉजिक और डेटा के बेसिस पर लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं रैशनल डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट होता है इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग। नेम से ही पता लग रहा है, एक इंट्यूशन होती है, उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं। इसको हम एक्सपीरियंस बेस्ड डिसीजन भी कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस व्हेन द डिसीजंस आर टेकन, दैट इज इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग। और थर्ड टाइप होता है हमारा क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में हम स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज करते हैं, डेटा के ऊपर स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स अप्लाई करके अपना नंबर्स जनरेट करते हैं। एमआईएस हमारा मेजरली रैशनल और क्वांटिटेटिव डिसीजंस को सपोर्ट करता है, क्योंकि इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग इज मेजरली सपोर्टेड बाय द एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजर। अब हम बात करते हैं डिफरेंट डिसीजन मेकिंग के टूल्स और प्रोसीजर्स की, जो मैनेजर्स को बेटर और लॉजिकल डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं।
डिसीजन मेकिंग टूल्स का मतलब क्या होता है? ऐसे एनालिटिकल मेथड्स जो डिफरेंट ऑप्शंस को इवैल्यूएट करने में मदद करते हैं ताकि हम कोई भी बेस्ट पॉसिबल डिसीजन ले सकें। इसके अंदर हमारा फर्स्ट टूल आता है ब्रेक इवन एनालिसिस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग टूल है। इसका यूज ये पता लगाने के लिए होता है कि कितनी सेल्स पर कंपनी का प्रॉफिट जीरो होता है। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, कितनी सेल्स पर कंपनी का प्रॉफिट जीरो होता है, यानी कि हम जब नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन पे पहुंच जाते हैं। एमआईएस हमें सेल्स डेटा, कॉस्ट डेटा और फिक्स्ड कॉस्ट प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प से ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट किया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर एक कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, तो ब्रेक इवन एनालिसिस से ही डिसाइड किया जाएगा कि मिनिमम कितनी यूनिट्स सेल करनी होंगी जिससे कि हम ब्रेक इवन पॉइंट को पहुंच सके। नेक्स्ट टूल है हमारा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इसमें हम कंपेयर करते हैं कि प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट कितना है और प्रोजेक्ट से मिलने वाले बेनिफिट्स कितने हैं। अगर बेनिफिट ज्यादा होते हैं कॉस्ट से, तो डिसीजन फेवरेबल माना जाता है। यहाँ पे एमआईएस जो है हमें फाइनेंशियल डेटा, एस्टिमेट्स और रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है। जैसे कंपनी डिसाइड करती है कि हमें एक न्यू सीआरएम सॉफ्टवेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो ये हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस से ही पता लगेगा कि कितनी कॉस्ट है और उस कॉस्ट को लगाने पे हमें कितना बेनिफिट मिल रहा है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। नेक्स्ट टूल इज डिसीजन ट्रीज। डिसीजन ट्रीज अगेन एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो डिफरेंट डिसीजंस और उनके पॉसिबल आउटकम्स को दिखाता है। तो हर ब्रांच एक ऑल्टरनेटिव और उसका एक रिजल्ट शो करती है, राइट। एमआईएस की जो प्रोबेबिलिटी डेटा है और जो पास्ट रिकॉर्ड है वो प्रोवाइड करता है हमें डिसीजन ट्री बनाने में। ठीक है, उससे हमारा बहुत एक्यूरेट डिसीजन ट्री बनता है। जैसे कंपनी जो है वो एक्सपेंशन करे या नहीं करे, लेट्स से यही एक डिसीजन लेना है, तो इस केस में डिसीजन ट्री से हमें रिस्क्स और प्रॉफिट दोनों इवैल्यूएट करने को मिल जाते हैं। देन इज व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस का मतलब होता है अगर ये चेंज हुआ तो क्या होगा, राइट। इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट सिनेरियोज को टेस्ट करते हैं, जैसे प्राइस बढ़ने पर सेल्स का इफेक्ट या कॉस्ट बढ़ने पर प्रॉफिट का इम्पैक्ट। एमआईएस हमारे को कंप्यूटर बेस्ड मॉडल्स के थ्रू व्हाट इफ एनालिसिस पॉसिबल कर देता है, राइट। अगर हमें प्रोडक्ट का प्राइस 10% बढ़ा दिया जाए मान लो, तो प्रॉफिट कितना चेंज होगा ये हमें एमआईएस ही कैलकुलेट करके देगा। सो ये हमारे चारों टूल्स या प्रोसीजर्स होते हैं डिसीजन मेकिंग के, राइट। क्या रोल है इन सारे टूल्स का? ये सब टूल्स जो है हमें एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड करते हैं, टाइमली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और एनालिटिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए एमआईएस डिसीजन मेकिंग टूल को इफेक्टिव, रिलायबल और साइंटिफिक भी बनाता है। देन नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग। ये हमारी दो टाइप की होती है। एक होता है हमारा इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप डिसीजन और नेक्स्ट होता है हमारा सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन। इंडिविजुअल डिसीजंस में हम इंडिविजुअल लेवल पे डिसीजन लेते हैं और ग्रुप डिसीजन में हम ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे डिसीजन लेते हैं। सेंट्रलाइज्ड के केस में जो टॉप मैनेजमेंट है सिर्फ उसी के पास पावर होता है कोई भी डिसीजन लेने के लिए, और डिसेंट्रलाइज्ड में लोअर लेवल मैनेजर्स को भी अथॉरिटी होती है टू टेक फ्यू डिसीजंस। एमआईएस जो है वो दोनों सिचुएशन में ही इंफॉर्मेशन फ्लो मेंटेन करने का काम करता है। Then is MIS and decision making. MIS again decision making का एक बैकबोन माना गया है। डिसीजन मेकिंग जो है हमारी वो बहुत फास्ट हो जाती है। MIS हमें एक डिसीजन सपोर्ट की तरह काम करता है। इसमें हमारी जो अनसर्टेनिटी है वो बहुत कम हो जाती है, रिस्क हमारा रिड्यूस हो जाता है, क्वालिटी ऑफ डिसीजन हमारा इंप्रूव हो जाता है। सो वी कैन से दैट विदाउट एमआईएस डिसीजंस जो हैं वो सिर्फ अजम्पशन बेस्ड होते हैं, बट एमआईएस के होने पे हमारी एक्यूरेसी मेंटेन्ड रहती है। एमआईएस एज अ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। कैसे सपोर्ट सिस्टम होता है? क्योंकि ये मैनेजर्स को ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस इवैल्यूएट करने में भी हेल्प करता है, जैसे कि डिफरेंट सिनेरियोज को कंपेयर करना, बेस्ट ऑप्शंस को सिलेक्ट करना, पास्ट डिसीजन से लर्निंग लेना। इसीलिए हम एमआईएस को डिसीजन सपोर्ट टूल भी
कहते हैं। रोल ऑफ एमआईएस एट डिफरेंट मैनेजमेंट लेवल्स, क्या क्या सपोर्ट होता है? टॉप मैनेजमेंट पे ऑफ कोर्स मेजर सपोर्ट है स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग का सपोर्ट, मिडिल लेवल पे इट गिव्स अ टैक्टिकल डिसीजन सपोर्ट एंड एट लोअर लेवल इट प्रोवाइड्स अ ऑपरेशनल डिसीजन सपोर्ट। तो एमआईएस एक्चुअली हर लेवल को रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एंड दिस इज वेयर वी फिनिश आवर यूनिट 2 एज वेल। जल्दी से समराइज कर लेते हैं कि हमने कवर किया व्हाट इज कॉर्पोरेट एंड व्हाट इज स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज देखी, डिफरेंट प्लानिंग टूल्स को पढ़ा, एमआईएस इन बिजनेस प्लानिंग का रोल देखा, डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट्स को समझा और एमआईएस एंड ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग को भी हमने पढ़ा। ये यूनिट में थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों को ही कवर करते हुए क्वेश्चंस आ जाते हैं। Let's now begin with Unit 3, which is on Information and System. इस यूनिट में हम समझेंगे कि इंफॉर्मेशन क्या होता है और अच्छी क्वालिटी की इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए। अगेन डेटा और इंफॉर्मेशन कलेक्ट कैसे किया जाता है और एमआईएस का सिस्टम कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये यूनिट भी हमारी कॉन्सेप्ट बेस्ड है और एनालिटिकल क्वेश्चंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन की, राइट? डेटा और इंफॉर्मेशन दोनों अलग चीजें होती हैं। डेटा क्या होता है? वो हमारे रॉ फैक्ट्स होते हैं, जैसे नंबर्स हो गए या सिंबल्स हो गए। जबकि जब हम इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, ये हमारा प्रोसेस्ड डेटा होता है जो डिसीजन लेने में एक्चुअली यूजफुल होता है। एमआईएस का क्या रोल है? एमआईएस हमें डेटा को प्रोसेस करके मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जैसे मान लीजिए मैंने बात करी किसी सेल्स फिगर की, ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा डेटा हो गया। लेकिन अगर हमने मंथली सेल्स रिपोर्ट देखी तो ये हमारी इंफॉर्मेशन बन जाती है, राइट? So next thing that you need to understand is the difference between data and information. Again a very important question, बहुत commonly एग्जाम्स में आता है। क्या डिफरेंस है? डेटा जो है वो हमारा विदाउट प्रोसेसिंग यूजलेस होता है, जबकि इंफॉर्मेशन हमारी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। डेटा हमारे को हमारा इनपुट होता है और इंफॉर्मेशन हमारा आउटपुट होता है। एमआईएस का मेन काम क्या होता है? कि डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। एंड दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। Next, we go and understand information as a quality product. Information को एक प्रोडक्ट की तरह माना जाता है और जैसे प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है वैसे ही हमारी इंफॉर्मेशन की भी क्वालिटी होनी चाहिए। और क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए कुछ मेजर्स होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि एक्यूरेसी, टाइमलीनेस, रेलेवेंस, कंप्लीटनेस, रिलायबिलिटी। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी इंफॉर्मेशन में होने चाहिए। मान लो कोई हमारे को सेल्स रिपोर्ट मिली है लेकिन वो लेट मिली है, मैनेजर के लिए क्या वो यूजफुल होगी? नहीं, क्योंकि उसकी टाइमलीनेस वाज नॉट देयर। तो मैनेजर्स के वो किसी काम की नहीं है, चाहे डेटा एक्यूरेट हो या ना हो, रेलेवेंट हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो टाइमलीनेस इज वन ऑफ द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। Then let's look at the classification of information. हम different categories में कैसे divide करते हैं information को? First category is strategic information. Strategic information majorly हमारे top management के use में आती है। Next is tactical information जो कि middle level में के use के लिए होती है। And third is operational information जो कि daily operations के लिए होती है। अब एमआईएस जो है वो हर लेवल के लिए अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन जनरेट करता है। जैसे कि सीईओ के लिए एनुअल प्रॉफिट रिपोर्ट, तो ये क्या हो गई? हमारी स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन हो गई। सुपरवाइजर्स के लिए डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट, ये हो क्या हो गई? हमारी ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन हो गई, राइट? देन इज मेथड्स ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन कलेक्शन। कौन कौन से मेथड्स होते हैं? हम डेटा और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए इन मेथड्स का यूज करते हैं। पहला मेथड होता है प्राइमरी डेटा, जिसके अंदर हम डायरेक्टली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो जो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है उसको हम प्राइमरी डेटा कहते हैं।
सेकेंडरी डेटा होता है जो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल होती है, उसको हम सेकेंडरी डेटा कहते हैं। जैसे कि हमने कोई बिजनेस रिपोर्ट्स उठा ली पुराने साल की, किसी मैगजीन में छपा हुआ आर्टिकल उठा लिया, कोई न्यूज़ न्यूज़ इम्पोर्टेंट न्यूज़ या रिपोर्ट पब्लिश हुई या जर्नल्स में पब्लिश हुई, वो हमारा सारा सेकेंडरी डेटा में आ जाता है, राइट? देन इज सर्वेज एंड रिपोर्ट्स। हम सर्वेज करते हैं, इंटरव्यूज लेते हैं, इंटरनल रिपोर्ट्स होती हैं, ये सारे हमारे डिफरेंट मेथड्स ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन कलेक्शन होते हैं। एमआईएस जो है वो इन सब सोर्सेस से डेटा कलेक्ट करके हमें प्रोसेस करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर फीडबैक हम प्राइमरी डेटा के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, राइट? कि जो भी आप किसी भी शॉप पे शॉपिंग करने के लिए जाते हो, अमेज़न पे आप शॉपिंग करते हो, आपसे कस्टमर फीडबैक लिया जाता है, तो वो किसका एग्जाम्पल है? वो प्राइमरी डेटा कलेक्शन का ही एग्जाम्पल है। What is the value of information? Of course, information वैल्यूएबल तब होती है जब वो डिसीजन क्वालिटी को इम्प्रूव करे, राइट? जो भी अच्छी इंफॉर्मेशन होगी वो रिस्क रिड्यूस करेगी, अनसर्टनिटी को कम करेगी, बेटर प्लानिंग को पॉसिबल बनाएगी और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी देगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। फॉर एग्जाम्पल मार्केट ट्रेंड इंफॉर्मेशन से कंपनी का फ्यूचर डिमांड का हम फोरकास्ट कर सकते हैं, राइट? इस इंफॉर्मेशन के होने से हमारे को फ्यूचर फोरकास्टिंग में हेल्प मिलती है। देन वी हैव एमआईएस एंड सिस्टम कॉन्सेप्ट। सिस्टम क्या है? सिस्टम के कॉन्सेप्ट का मतलब होता है इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स का ग्रुप जो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम करता है। सो व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम होता है हमारा इंटीग्रेटेड कंपोनेंट्स को जब हम ग्रुप करके एक जगह पे जब हम कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए यूज करते हैं उसको हम सिस्टम कहते हैं। एमआईएस जो है हमारा एक ओपन सिस्टम है जो कि एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल को फॉलो करता है। हमने एक डेटा का इंफॉर्मेशन दिया, उसको हमने प्रोसेस किया, एनालाइज किया और उससे हमने आउटपुट जेनरेट किया, राइट? एमआईएस एंड सिस्टम एनालिसिस। सिस्टम एनालिसिस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हमारा जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको स्टडी करना और यूजर रिक्वायरमेंट्स को समझना। सो टू स्टडी द एग्जिस्टिंग सिस्टम एंड आइडेंटिफाई द यूजर रिक्वायरमेंट्स। अब इस फेज में ये डिसाइड होता है कि नया एमआईएस सिस्टम क्या-क्या फीचर्स प्रोवाइड करेगा, राइट? जैसे ओल्ड मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम को जब हमने एनालाइज किया और फिर हमने उसको कंप्यूटराइज्ड एमआईएस डिजाइन से चेंज किया तो हमें ये पता लगा कि अब हमारा जो वर्क है वो स्पीड अप हो गया है, राइट? सो दैट इज सिस्टम एनालिसिस। कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन की बात करते हैं क्योंकि कंप्यूटर एक मेजर रोल प्ले करता है हमारा एमआईएस में, राइट? सिस्टम एनालिसिस के बाद हमारा आ जाता है सिस्टम डिजाइन, राइट? तो इसमें हम क्या डिसाइड करेंगे? हम डिसाइड करेंगे कि हमारी क्या हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है, क्या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या हमारा डेटाबेस डिजाइन है, कितना हमारा यूजर इंटरफेस है। तो जो भी अच्छा डिजाइन होगा वो सिस्टम को हमेशा यूजर फ्रेंडली ही बनाने के ऊपर फोकस करेगा। देन इज रोल ऑफ एमआईएस इन सिस्टम डेवलपमेंट। ये यहाँ पे समझना जरूरी है कि एमआईएस सिस्टम डेवलपमेंट में यूजर का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी होता है, राइट? अगर हमारा यूजर सेटिस्फाइड नहीं होगा तो चाहे आप बेस्ट डिजाइन भी दे दें सिस्टम में वो भी फेल हो जाएगा। सो यूजर सेटिस्फैक्शन इज वेरी एसेंशियल इन द डेवलपमेंट ऑफ एनी एमआईएस सिस्टम। देन इज इंपॉर्टेंस ऑफ सिस्टम अप्रोच इन एमआईएस। सिस्टम अप्रोच जो है वो हमारे एमआईएस को एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाती है। इससे जो है हमारा डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है और ड्यूप्लीकेशन ऑफ डेटा बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। सो ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें इसकी इंपॉर्टेंस ऑफ सिस्टम अप्रोच में मेंशन करने हैं। And this is where we finish our unit 3 also. Let's look at the topics that we have discussed. हमने बात करी data versus information की, very common and important question. Quality and classification of information की बात करी हमने. We understood what is data, what are different data collection method.
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन, सिस्टम कॉन्सेप्ट क्या होता है, एमआईएस एंड सिस्टम एनालिसिस, एंड फाइनली कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन को भी हमने इस यूनिट में समझा. Let's now quickly begin with Unit 4, which talks about development of MIS. इस यूनिट में हम समझेंगे कि MIS को कैसे प्लान, डेवलप और इम्प्लीमेंट किया जाता है और कौन-कौन से फैक्टर्स MIS को सक्सेसफुल या फेल बना देते हैं. First is long range planning of MIS or development of long range plans of MIS. MIS डेवलपमेंट का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है लॉन्ग रेंज प्लान्स. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि फ्यूचर की इंफॉर्मेशन नीड्स को पहले से ही प्लान करना. राइट, हम जितनी भी फ्यूचर की हमारी इंफॉर्मेशन नीड्स हैं उनको हम पहले से ही प्लान करके चलते हैं. MIS का प्लान हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ अलाइन होना चाहिए. राइट, दिस अलाइनमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर कंपनी फ्यूचर में लेट्स से ऑनलाइन एक्सपेंशन प्लान कर रही है तो MIS को ई कॉमर्स और डिजिटल डेटा हैंडल करने के लायक बनना पड़ेगा. राइट, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन का गोल है किसी काम को करने के लिए तो MIS को उसको फॉलो करते हुए उसी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए तैयार होना पड़ेगा. राइट, then is ascertaining the class of information. Now what is ascertaining class of information? इस स्टेप में ये डिसाइड किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन को किस टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए. व्हेन वी ascertain the टाइप ऑफ और द क्लास ऑफ इंफॉर्मेशन, मेनली 3 टाइप के इंफॉर्मेशंस होते हैं, ये हमने पिछली यूनिट में भी पढ़ा है. दैट देयर इज स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन व्हिच इज फॉर टॉप मैनेजमेंट, देन इज मैनेजरियल इंफॉर्मेशन जो कि मिडिल मैनेजमेंट के लिए होती है, एंड ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन जो कि डेली वर्क के लिए अवेलेबल होती है. सो MIS जो है हर लेवल के लिए अलग अलग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए. Once we do that, then comes determining information requirements. यहाँ हम ये एनालाइज करते हैं कि कौन सा मैनेजर कौन सी इंफॉर्मेशन कब और किस फॉर्मेट में चाहता है. राइट, सो वी आर मेजरली टॉकिंग अबाउट यूजर रिक्वायरमेंट एनालिसिस. इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट एनालिसिस. जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजर को डेली आउटपुट रिपोर्ट चाहिए होती है, जबकि जो टॉप मैनेजमेंट होता है उसको मंथली परफॉर्मेंस की समरी चाहिए होती है. तो लेवल वाइज इंफॉर्मेशन नीड्स को डिटरमाइन करके उसी के हिसाब से इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाया जाता है. नेक्स्ट इज डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ MIS. MIS डेवलपमेंट का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि सिस्टम को प्रैक्टिकली डिजाइन करना. राइट, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें हमारे स्टेप्स आ जाते हैं जैसे कि सिस्टम डिजाइन, डेटाबेस क्रिएशन, सॉफ्टवेयर सिलेक्शन, हार्डवेयर प्लानिंग, जो हमने सारे स्टेप्स पिछली यूनिट में पढ़े थे. यहाँ पे इस स्टेज में वो आ जाते हैं. डेवलपमेंट स्टेज में ही हम सिस्टम को ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करते हैं. राइट, और फिर उसके बाद रोल आता है हमारा टेस्टिंग एंड इंस्टॉलेशन का या इम्प्लीमेंटेशन का. राइट, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है कि हम MIS को रियल वर्किंग एनवायरनमेंट में टेस्ट करते हैं, इंस्टॉल करते हैं और अप्लाई करते हैं. इस फेज में हमारा सिस्टम इंस्टॉल होता है, यूजर्स को ट्रेनिंग दी जाती है और एक्चुअल डेटा सिस्टम में फीड किया जाता है. राइट, जैसे कि पहले मैनुअल अटेंडेंस सिस्टम था, उसको हम रिप्लेस करके बायोमेट्रिक MIS इंस्टॉल करते हैं. तो उसमें हम यूजर्स को ट्रेनिंग देते हैं, उनको बताते हैं और सारा डेटा फीड इन हो जाता है. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ क्वालिटी MIS. अब MIS की क्वालिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि क्वालिटी MIS नहीं होगा तो हमारी सारी एक्सरसाइज फेल हो जाएगी. सो देर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ MIS, जैसे कि data accuracy and information accuracy, most important thing. Then is information reliability, timely reports, reliable data, user friendly format and continuous improvement. अगर हमारी information quality poor होगी तो हमारे decisions भी obviously सब गलत या poor quality के ही होंगे और entire MIS system का मतलब ही fail हो जाएगा.
Then we talk about organizations for MIS development. MIS development एक टीम एफर्ट होता है, राइट? इसमें हमारे पास बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि रोल ऑफ टॉप मैनेजमेंट जो कि पॉलिसी और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। MIS डिपार्टमेंट होता है, MIS मैनेजर का रोल होता है उसमें सारे डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करना। यूजर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, उनका पार्टिसिपेशन, उनका फीडबैक, उनकी टेस्टिंग्स देना। देन सिस्टम एनालिसिस इज आल्सो रिक्वायर्ड, जिसमें हम सारी रिक्वायरमेंट की एनालिसिस करते हैं। प्रोग्रामर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जो कि पूरे सिस्टम को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ERP इम्प्लीमेंटेशन में जब HR, फाइनेंस और IT टीम वो सब मिलकर जब काम करते हैं तो क्या होता है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन में MIS डेवलप होता है। सो वी सी दैट देयर इज अ रोल ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, ईच एंड एवरी फंक्शन of the organization in the development of MIS for organization. What are the success factors of MIS? MIS के सक्सेसफुल होने में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो टॉप मैनेजमेंट का आता है, द सपोर्ट फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द यूजर्स जिनके लिए MIS क्रिएट किया जाता है, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, प्रॉपर प्लानिंग, एक्यूरेट डेटा एंड कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग। ये सारे फैक्टर्स किसी भी MIS को सक्सेसफुल बनाने में बहुत बहुत हेल्प करते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उसकी फेलियर में कंट्रीब्यूट करते हैं या उसका रीजन बनते हैं, जैसे कि पुअर प्लानिंग, पुअर डिजाइन, रेजिस्टेंस टू चेंज। जब यूजर्स जो हैं वो चेंज ही नहीं लाना चाहते, वो कह रहे हैं कि हम मैनुअल अटेंडेंस ही करेंगे, हम बायोमेट्रिक नहीं करेंगे। सो व्हेन देयर इज रेजिस्टेंस टू चेंज, देन इनएडिक्वेट ट्रेनिंग, लैक ऑफ यूजर ट्रेनिंग होता है, इनएडिक्वेट डेटा एंड वीक मैनेजमेंट सपोर्ट, जब टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट बहुत वीक होता है या नहीं मिल पाता है। तो अगर एम्प्लॉइज MIS यूज करना ही नहीं चाहेंगे तो हमारा सिस्टम एंटायरली फेल हो जाएगा, राइट? And then we say that MIS is a continuous process. We all understand कि MIS development एक one time process नहीं है। बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं और इसीलिए MIS को भी रेगुलरली अपडेट करना पड़ता है, करना चाहिए, तो ही हमारा सिस्टम फेलियर से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को बचा सकते हैं। And here we finish our unit 4. Quickly let's summarize. हमने पढ़ा कि what is long range planning of MIS. We studied information classification and its requirement. We understood MIS development and its implementation. हमने फिर बात करी कि quality management in MIS क्या होता है, organization structure for MIS क्या होता है, and what are the success and failure factors of MIS. And now let's talk about unit 5, जिसमें हम बात करेंगे कि एडवांस सिस्टम क्या होता है, राइट? हम इसमें पढ़ेंगे कि जैसे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम DSS क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम, TPS, EMS और ERP क्या होते हैं। ये यूनिट हमारा अगेन प्रैक्टिकल और एप्लीकेशन बेस्ड है और एग्जाम में काफी स्कोरिंग भी होता है, राइट? लेट्स बिगिन विद अंडरस्टैंडिंग the meaning and philosophy of DSS. Decision Support System एक कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जो मैनेजर्स को सेमी स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर डिसीजन लेने में हेल्प करता है, राइट? DSS का जो मेन फोकस होता है वो एनालिसिस, मॉडल्स और व्हाट इफ सॉल्यूशंस के ऊपर होता है। फॉर एग्जाम्पल सेल्स मैनेजर जो है वो DSS का यूज करके डिसाइड करता है कि किस सिटी में मुझे नया शोरूम ओपन करना है, करूं या नहीं करूं, किया जाए या नहीं किया जाए, राइट? तो हमारा ये जो DSS है वो एक इंटरैक्टिव सिस्टम भी होता है, ठीक है? इसको हम डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम भी कहते हैं। डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम का क्या मतलब होता है, वो सिस्टम होता है जहां पे इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप फिक्स्ड होता है, राइट? इसमें रिजल्ट्स बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल होते हैं। DSS में डिटर्मिनिस्टिक मॉडल का यूज तब होता है जब कंडीशन सर्टेन होती है, जैसे इंटरेस्ट कैलकुलेशन सिस्टम जहां पे फॉर्मूला
फिक्स्ड होता है। तो ये हमारा डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम हो गया, जहाँ पे चीजें बिल्कुल फिक्स्ड हैं, इनपुट भी और आउटपुट भी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, एआई कॉन्सेप्ट। ये हमारा कंप्यूटर को ह्यूमन इंटेलिजेंस जैसा सोचने और याद करने की एबिलिटी देता है। एआई एमआईएस को और भी स्मार्ट बना देता है। तो एआई सिस्टम जो है वो हमारे डेटा को एनालाइज करके पैटर्न्स और ट्रेंड्स भी आइडेंटिफाई करके देता है। जैसे बैंक फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम, जो कि सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस डिटेक्ट करता है ऑटोमेटिकली, राइट। देन वी हैव नॉलेज बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम, KBES। ये एक वो एक्सपर्ट सिस्टम है जो कि एआई बेस्ड होता है, जो ह्यूमन एक्सपर्ट की तरह ही डिसीजन लेता है। इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे दो पार्ट्स होते हैं, एक तो नॉलेज बेस और दूसरा इन्फ्रेंस इंजन। KBES हमारा एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग मैकेनिज्म है। यहाँ पे हम जनरली मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम, जो कि हमारे सिम्टम्स के बेसिस पर डिसीज को सजेस्ट करता है, ये हम मेडिकली यूज करते हैं, राइट। MIS एंड रोल ऑफ DSS। MIS और DSS एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, राइट। ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। MIS हमें रूटीन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जबकि DSS जो है वो हमको एनालिटिकल और डिसीजन ओरिएंटेड सपोर्ट देता है। तो ये हमारे मैनेजरियल इफेक्टिवनेस को भी इम्प्रूव करता है। DSS मैनेजर्स को ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस कंपेयर करने में भी हेल्प करता है, राइट। Then we have TPS, that is Transaction Processing System. TPS हमारा एक ऑपरेशनल लेवल सिस्टम होता है, जो कि डेली रूटीन ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करता है, जैसे पेरोल, बिलिंग, इन्वेंट्री, राइट। टीपीएस का फोकस होता है स्पीड, एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी। जैसे हम पेरोल सिस्टम की बात करते हैं, बिलिंग सिस्टम की बात करते हैं, रेलवे टिकट्स बुकिंग की बात करते हैं, ये सब हमारे टीपीएस के ही एग्जाम्पल्स हैं। Then we have Enterprise Management System or EMS. Enterprise Management System एक organization wide system होता है, जो कि different departments को integrate करता है. So it is basically it helps in integration of business functions. EMS data sharing और coordination को भी improve करता है. ये organization wide use होता है, जैसे कि कंपनी का एक centralized HR या finance या फिर inventory system हो। तो ये ऑर्गेनाइजेशन वाइड सिस्टम होता है और डिफरेंट बिजनेस फंक्शंस को एक जगह पे कंबाइन करने में या इंटीग्रेट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज ERP, अ वेरी कॉमन सिस्टम, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ERP अगेन एक एडवांस्ड फॉर्म ऑफ EMS है, राइट। ये एक इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है जो ऑर्गेनाइजेशंस के सारे रिसोर्सेज को एफिशिएंटली मैनेज करता है, राइट। जैसे हमारा SAP, Oracle ERP, Tele ERP, ये सारे सॉफ्टवेयर हमारे ERP के एग्जांपल्स हैं। बेनिफिट्स क्या होते हैं ERP के? ERP के मेजर बेनिफिट्स में आता है हमारा इम्प्रूव्ड कोऑर्डिनेशन अमंग द डिपार्टमेंट। मेरे पास प्रोडक्ट है, वो मेरा सेल्स डिपार्टमेंट ने सेल किया, तो उसका इम्पैक्ट मेरी इन्वेंट्री पे भी आया। ERP से क्या होगा कि जैसे ही प्रोडक्ट सेल हुआ वो इन्वेंट्री में से भी माइनस कर देगा। जैसे ही इन्वेंट्री में से मेरा प्रोडक्ट कम होगा तो इसका इम्पैक्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे भी जाएगा, तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी बताएगा कि हमारी इन्वेंट्री कम हो रही है और उनको अब फर्दर प्रोडक्शन करना है। सो ERP बेसिकली इंटीग्रेट्स ऑल द डिपार्टमेंट्स एंड द इंफॉर्मेशन इज फर्दर कोऑर्डिनेटेड। हमारे को एक कोऑर्डिनेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन होती है, यहाँ सेल हुई, यहाँ इन्वेंट्री कम हुई, यहाँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन पहुंची, तो रियल टाइम इंफॉर्मेशन चलता है। रिड्यूस्ड ड्यूप्लीकेशन ऑफ डेटा, बेटर डेटा एक्यूरेसी, बेटर डिसीजन मेकिंग एंड बेटर cost controls and cost reductions are seen here. ERP MIS को एक पावरफुल और सेंट्रलाइज्ड बना देता है, राइट। डिफरेंस क्या है EMS और ERP में? EMS और ERP में मेनली जो डिफरेंस है वो स्कोप का और इंटीग्रेशन का होता है। EMS एक बेसिक इंटीग्रेशन देता है, जबकि ERP हमारा फुल्ली इंटीग्रेटेड होता है, रियल टाइम और ऑर्गेनाइजेशन वाइड सॉल्यूशन होता है, राइट।
एंड दिस इज वेयर वी फिनिश आवर यूनिट 5 आल्सो। एक बार जल्दी से देख लेते हैं, हमने यूनिट 5 में पढ़ा कि डीएसएस कॉन्सेप्ट क्या होता है, डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज एआई एंड एक्सपर्ट सिस्टम, एमआईएस और डीएसएस का क्या रिलेशनशिप है, व्हाट इज टीपीएस, ईएमएस एंड ईआरपी, एंड हमने ये भी देखा कि ईआरपी के क्या बेनिफिट्स होते हैं। एक फाइनल समरी देख लेते हैं सारे सिलेबस की, सारे कोर्स की। हमने ये समझा कि एमआईएस एक बैकबोन होता है मैनेजमेंट का। इट हैज अ मेजर रोल इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। डीएसएस, ईआरपी एंड मॉडर्न एमआईएस सिस्टम आज की डेट में मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होते हैं। आई होप ये पूरा सिलेबस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग विद बीबीए सिंप्लीफाइड बाय डॉक्टर विंकी शर्मा। नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी इम्पोर्टेंट एंड कॉमन क्वेश्चंस की, जो पिछले साल यूनिवर्सिटीज में आते गए हैं। Stay tuned, do like, share and subscribe for more marathon classes. Thank you so much for watching.